बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जिनके हवाले से डिस्कस करना है। पहला तो ये कि DGI-SPR साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वैसे तो माजी की कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को उठाकर देखा जाए, गुज़श्ता जो कुछ की गई हैं, इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो इनडायरेक्टली ज़िक्र रहता ही है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इनडायरेक्टली ज़िक्र था। लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें थी वो ये थी, जो मुझे लगी या जो मेरी असेसमेंट है, कि ये एक्सेप्ट किया गया है कि हमारे ऊपर भी दबाव है। किस वजह से मैं ये कह रहा हूँ, क्या कहा DGI-SPR की जानिब से, एक तो ये आपके साथ शेयर करना है। दूसरे नंबर पर अदलिया के हवाले से भी फ़र्स्ट टाइम ये हुआ है कि ज़िक्र किया गया हो। और इस वक्त अदलिया के जो मामलात हैं, जिस तरह से मुदाखलत के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से अदलिया डटी हुई है, दबाव कबूल नहीं कर रही, और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना और अदलिया से मुतल्लिक बात करना, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरे नंबर पर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ा स्टेप उठाया गया है और जजिस कमेटी को इस मरतबा इमरान खान साहब की जानिब से लिखा गया है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब कहते थे, लिखते थे, अब जो जजिस कमेटी है, यानी कि जो 3 रुकनी जजिस कमेटी है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद बनी, और ये 3 जजिस केसेस की समाअत किस बेंच के सामने मुकर्रर होगी, ये डिसाइड करते हैं। इस जजिस कमेटी को इमरान खान साहब ने क्या कहा है चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आते हैं। अच्छा, एक तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मेरी असेसमेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कही गई वो ये कहा गया जी कि एक किस्म की जो कारकर्दगी है अपनी, वो दिखाई गई और ये बताया गया कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों की हैं या सियासी हुकूमतों की हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे। अब एक तासुर है जिस तरीके से फ़ौज के हवाले से या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि मुदाखलत ना की जाए और अपना जो काम है वो किया जाए, और इस तासुर को ज़ायल करने के लिए गालिबन ये बात कही गई होगी। लेकिन ये जो है वो चीज़ कही गई कि हम अपना जो काम है वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जो हैं वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे। यानी कि जो ये कहा जाता है जी कि हम जो है वो मुदाखलत क्यों कर रहे हैं, तो उनको ये जवाब था कि हम अपना काम पूरा कर रहे हैं लेकिन दूसरे काम पूरा नहीं कर रहे और वो भी हम पर डाल रहे हैं, इस वजह से हम वो चीज़ें भी करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको एलेबोरेट करता हूँ कि क्या कहा DGI-SPR की जानिब से। अच्छा, एक तो उन्होंने कहा कि जी कि ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने बताया कि हमने मेरे ख़्याल से एक घंटे के अंदर कई दर्जन जो ऑपरेशन है, या उन्होंने सैकड़ों की जो फिगर्स थी कुछ गिनवाई, और अगर उसको ओवरऑल देखा जाए तो हज़ारों की तादाद में जो ऑपरेशंस थे वो अभी तक किए गए फ़ौज की जानिब से, और वो जो कारकर्दगी थी वो DGI-SPR साहब की जानिब से बताई गई और बताया गया कि जो फ़ौज है वो अपना काम कर रही है। एक चीज़ तो उन्होंने ये बताई। दूसरे नंबर पर उन्होंने अज़्म इस्तेकाम के हवाले से कहा जी कि इसको एक तो सियासत की नज़र किया जा रहा है, दूसरा इस हवाले से भी जो प्रोपेगेंडा है वो किया जा रहा है। अज़्म इस्तेकाम को लेकर काफ़ी सारी जो बातें हैं वो चल रही हैं। आप देखें, बन्नू में जो एहतजाज हुआ और फिर उसके बाद उस एहतजाज में जो कुछ हुआ, जो कुछ लोग शहीद हुए, फिर उसके बाद जो एक जो है वो तमाम तर जो चीज़ें थी वो सामने आई। इवन के फ़ौज के हवाले से भी बहुत सारी जो चीज़ें थी उस वक्त सामने आई, तो इसको भी उन्होंने क्लियर किया। और फिर ये भी बताया कि फ़ौज में इस तरह से होता है कि हम पहले वार्निंग देते हैं, फिर हवाई फायरिंग की जाती है और फिर उसके बाद फ़ौज जो अपना काम है वो करती है। तो ये 2 बातें उन्होंने कही और इसमें ये चीज़ उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की जी कि फ़ौज को ये जो कहा जाता है जी कि आप मुदाखलत कर रहे हैं, तो असल में फ़ौज का जो काम है वो कर रही है फ़ौज अपना काम, और ये उन्होंने चीज़ें गिनवा भी दी कि ये हमारा काम है और हमने किया भी। जहाँ तक आप कह रहे हैं मुदाखलत की, तो वो जो दूसरी जो सियासी हुकूमतें वो अपना काम नहीं कर रही और वो भी हमारे ऊपर डाल रही हैं। किस तरह से जी? उन्होंने ज़िक्र किया कि जो मदारिस हैं, पूरे मुल्क में कितने लाखों शायद मदारिस होंगे, लेकिन क्या वो सारे के सारे रजिस्टर्ड हैं? अब इस तरह की भी चीज़ें कही जाती हैं जी कि बहुत सारे ऐसे जो मदारिस हैं उससे भी कुछ इस किस्म की जो शख्सियात हैं वो निकलती हैं, या मदरसा उन्होंने फ्रंट पर बनाया होता है, अंदर खाने और बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये जो मदारिस हैं इसको रजिस्टर्ड किसने करना है? इसको रजिस्टर फ़ौज ने तो नहीं करना, ये तो हुकूमत का काम है। हुकूमत ने इसकी जो रजिस्ट्रेशन है, तमाम मदारिस का रिकॉर्ड जो है वो अपने पास क्यों नहीं रखा गया? और फिर जो है जब कुछ होता है तो फिर उसके बाद फ़ौज को कहा जाता है कि आप जो है वो अब चीज़ों को हैंडल करें और ये जो दहशतगर्दी है इसके अगेंस्ट आप लड़ें, और फ़ौज अपना काम करती है, वो लड़ती है और फिर उसके बाद वो आपके हवाले कर देती है, लेकिन आपकी जानिब से ये चीज़ें नहीं की जा रही। तो हुकूमत के ऊपर ये क्रिटिसिज्म था और इसमें वो जवाब भी था कि देखिए हमें मुदाखलत के हवाले से आप कह रहे हैं
तो हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर आप अपना काम नहीं कर रहे और वो भी फिर हमारे ऊपर डाल रहे हैं, फिर जब हम वो करते हैं तो फिर कहा जाता है कि मुदाखलत है। तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें एक पॉइंट तो ये समझाने की कोशिश की गई। दूसरे नंबर पर फिर कहा गया जी कि देखिए जो फंडिंग है वो कहाँ से आती है, इसका कोई जवाब है। फिर उसके अलावा नाम कस्टम पेड गाड़ियाँ, फिर उसके अलावा स्मगलिंग का जिक्र किया गया। तो ये सारा रोकना किसका काम है? अब कोई गाड़ी है नॉन कस्टम पेड है, तो ये किसका काम है? हुकूमत का काम है। और फिर एक नॉन कस्टम पेड गाड़ी है, उसका नंबर का कोई पता नहीं, चेसिस नंबर का कोई पता नहीं, रजिस्ट्रेशन कोई नहीं, कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा, और उसमें कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है तो फिर उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये DGI-SPR साहब की जानिब से जो है वो हुकूमत के हवाले से चीज़ें कही गई कि ये फिर हुकूमत के काम है, लेकिन हुकूमत की जानिब से तो ये अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी नहीं की गई। इम्पॉर्टेंट बात जो DGI-SPR साहब की जानिब से बताई गई कि ज़ाहिर सी बात है ये जो सारा नेटवर्क होता है और फिर ये एक इकॉनमी की भी शक्ल इख्तियार कर जाता है, ये जो सारा माफिया होता है, ज़ाहिर सी बात है इन्होंने अपने भी मामला चलाने होते हैं। तो ये जो इल्लीगल माफिया है, फिर ये डिजिटल जो मीडिया है, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया आप उसको कहें, इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी फिर ज़ाहिर सी बात है उनकी अपनी एक इकॉनमी है, तो इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी क्या करता है जी कि अपना जो एक बयानिया होता है या जो अपना एक प्रोपेगेंडा है वो करता है। इसमें गालबन वो उस वाक़े की तरफ शायद उनका इशारा था जो बन्नू में हुआ, और फिर उसके बाद जिस तरीके से क्रिटिसिज्म या सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ बहुत सारी चीज़ें इस तरह की फ़ौज के हवाले से भी सामने, उन्होंने बल्कि एक स्क्रीनशॉट दिखाया भी और कहा कि ये देखें, ये जो तस्वीरें शेयर की जा रही हैं और फ़ौज से रिलेट किया जा रहा है, ये तो किसी और मुल्क के बच्चों की तस्वीरें और इसे हमारे साथ रिलेट किया जा रहा है। तो इस पर उन्होंने फिर बताया कि ये इल्लीगल माफिया और डिजिटल दहशतगर्दों का जो नाम है वो उनकी जानिब से दिया गया। फिर जी आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अदलिया के हवाले से उन्होंने बातचीत की और कुछ फिगर्स गिनवाई और कहा जी कि ये ATC की कुछ अदालतें हैं और इन अदालतों में इतने जो मुलजिमान हैं उनको जो सज़ाएं हैं वो हुई, और बड़ी थोड़ी थोड़ी वो फिगर्स उन्होंने बताई। अब इसमें मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो अदलिया के वो भी ये कह रहे हैं कि आप जो है मुदाखलत के हवाले से अगर बात करते हैं या एजेंसीज़ के हवाले से बात होती है, तो फिर ये अदलिया की अपनी कारकर्दगी है वो तो इतनी सुस्त रफ्तारी से चल रही है। या फिर आप मिलिट्री कोर्ट्स का भी इसमें जहन में चीज़ आती है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और ये कहा जाता है जी कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए, सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो अदालतों की तो अपनी तादाद सुस्त है, वो तो केसेस ही नहीं निपटा रहे, तो फिर जो है वो हमें फिर कहा जाता है कि हम जो अपना काम है वो नहीं कर पा रहे। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे लगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी इनडायरेक्टली गुफ्तगू की गई, वो तो गुज़श्ता कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा के देख लें, उसमें भी इनडायरेक्टली जो है वो ये कहा जाता है कि एक सियासी ग्रोह या सियासी टोला या इस किस्म के जो नाम हैं वो दिए जाते हैं और बात की जाती है। लेकिन ये दो जो पॉइंट्स से पहली मरतबा मैं समझता हूँ कि ये सामने आए हैं अदलिया के हवाले से, और फिर आप इसको इस तरह से मिलाकर देखें कि जो गुज़श्ता कुछ अरसे में या 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जिस तरीके से अदलिया में सोच तब्दील हुई, और फिर जिस तरह से अदलिया के फ़ैसले आ रहे हैं मखसूस नशिस्तों वाले भी, और फिर अदलिया के हवाले से बात करना, तो पॉइंट अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें, और फिर इसी तरीके से इस वक्त ज़ाहिर सी बात है दबाव भी है, एक अवाम का भी दबाव है, अवाम की तरफ से भी प्रेशर है, और जो एक तासुर बना हुआ है, तो फिर उस हवाले से भी क्लैरिटी ज़रूरी थी। तो इस वजह से भी कहा गया कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, दूसरे अपना काम नहीं कर रहे, हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया और फिर हमें वो करनी पड़ती है, और फिर कहा जाता है कि मुदाखलत हो रही है। तो ये बेसिकली आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो मुझे समझ आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर रिप्लाई किया है, उमर अयूब जो हैं उनकी जानिब से रिप्लाई दिया गया। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमें मखसूस नशिस्तें मिलना एजेंसियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। PTI का DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, वी न्यूज़ की ये खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हमारी एजेंसियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मखसूस नशिस्तें PTI को क्यों वापस मिली हैं, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इनको अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर रद्द अमल देते हुए ये कह दिया है कि ये जो अदालतों की बात भी DGI-SPR साहब की जानिब से की गई, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये रद्द अमल दे दिया जी कि एजेंसियों में फिर हमारी जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट को वो पसंद नहीं आ रहा, इसी वजह से शायद ये जो बात है वो कर रहे हैं। डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन थोड़ा सा डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो इशारा वहीं पर ही था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने उमर अयूब, असद कैसर, शुएब शाहीन और दीगर के साथ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैरिस्टर गौहर ने कहा
कि आज हमारे दफ्तर पर छापा मारा गया और तकद्दुस पामाल करते हुए रऊफ़ हसन की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ये काबिल मज़म्मत है। अगर पुलिस सर्च वारंट लेकर आती तो हम खुद ताउन करते। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे MNA और MPs के बयान हल्फी दफ्तर में मौजूद थे जो पुलिस साथ ले गई। इस वक्त तक हमारे 10 लोग गिरफ्तार हैं। अच्छा, आज सुबह का ये भी एक जो ड्रामा था वो चलता रहा, सेक्रेटेरिएट में छापा और फुटेज भी हम देख रहे हैं कि LCDs वगैरह और सामान वगैरह जो है वो उठाकर लेकर जा रहे हैं। और ये जो दावा PTI की जानिब से जी कि हमारा ये जो रिकॉर्ड था वो भी पुलिस लेकर जा रही है। और फिर ज़ाहिर सी बात है, जब ये रिकॉर्ड उन्हें पेश करना पड़ेगा, उनके पास होगा नहीं तो फिर अगेंस्ट फैसले आ जाएंगे। क्योंकि कल सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है वो गालिबन PTI इंट्रा पार्टी का जो मामला है वो भी सुन रहे हैं, तो शायद उसमें भी कुछ दस्तावेज़ात वगैरह सबमिट करवानी हो, तो फिर कोई एक वो हो जाएगा जी कि दस्तावेज़ात ही सबमिट नहीं है। अब दस्तावेज़ात कैसे सबमिट हों, भी वो ले गई है पुलिस छापे मार के। रऊफ़ हसन साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया है। रऊफ़ हसन की तबीयत नासाज थी, इनकी उम्र भी 70 साल से ज़्यादा है। हम इनकी रिहाई के लिए अदालत से रुजू करेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत जो भी ऑपरेशन करना चाहती है पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। हमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के हवाले से ताहाल कोई ब्रीफिंग नहीं मिली। हमें टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे MNAs को उठाया गया और अब मेंबरान को लालच दिया जा रहा है। ये जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल था वो दिया गया जो सुबह उनके साथ हुआ, और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी। आखिर में जी इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर कर दी है जजिस कमेटी को, और इसमें कहा गया है जी कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा मेरे मुकदमात सुनने वाले बेंच में शामिल ना हो। इमरान खान की जजिस कमेटी में दरख्वास्त दायर। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा पर बाज़ाब्ता तौर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और इस सिलसिले में इन्होंने बेंचेस तश्कील देने वाली 3 रुकनी कमेटी में दरख्वास्त दायर करके चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा को अपने मुकदमात सुनने वाले बेंचेस में शामिल ना करने की दरख्वास्त की है। इस्तदा की गई दरख्वास्त में कि मेरी अहलिया, ख़ानदान, PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के किसी भी मुकदमे को सुनने वाले बेंच में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा को शामिल ना किया जाए। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा मेरी अहलिया और मेरी जमात को लेकर जानिबदार हैं। उन्होंने कहा जी कि काजी फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ दायर होने वाले रेफरेंस का भी उन्होंने जिक्र किया और मौक़िफ़ अपनाया कि ईस्ट रिकवरी यूनिट की निशानदेही पर काजी फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का कहा गया था। ये रेफरेंस एक कानूनी अमल को पूरा करने के लिए दायर किया गया था, ताहम चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की अहलिया ने इसे अपने ऊपर ज़ाती हमला तस्वुर किया। अच्छा, ये जो जजिस कमेटी को इमरान खान साहब की जानिब से लिखा गया, इससे पहले इमरान खान साहब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा पर अदम एतमाद कर चुके हैं, उनकी कोर्ट में भी कह चुके हैं कि आप ना सुने। लेकिन अब ये जो दरख्वास्त दी गई है, ये दरख्वास्त जजिस कमेटी को लिखी गई है। अब कमेटी में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा होते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह होते हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर होते हैं। अगर आप ओपन कोर्ट में करते हैं तो फिर तो जज का अपना फ़ैसला होता है, यानी कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा अगर ना भी अलहदा होना चाहें तो उनका अपना फ़ैसला होता है, तफदीली इख्तियार होता है। लेकिन आपने कमेटी को दिया है तो फिर जो कमेटी में 3 जजेस हैं वो फिर ये देखते हैं कि ये अब एक लेटर भी आ गया है, दरख्वास्त भी आ गई है, केसेस भी सामने हैं। तो अब अगर ये कमेटी 2-1 से फ़ैसला कर दें, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कोई भी PTI का केस हो और वो ये फ़ैसला कर दें कि वाकई चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा जो हैं वो ना सुने, तो फिर यहाँ पर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ख़ुद कुछ नहीं कर पाएंगे, वाकई जो केसेस होंगे वो फिर नहीं लगेंगे। और इसमें एक बात ये भी आपको वाज़ेह करता चलूँ कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले जो है वो चीफ़ जस्टिस उस वक्त काजी फ़ायद ईसा सिर्फ जज थे, जस्टिस थे, चीफ़ जस्टिस नहीं बने थे। कोई भी इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो केस था वो उन्हें सुनने से मना कर दिया गया था और उनकी अदालत में केस भी नहीं लगाए जाते थे। तो ये भी फिर ज़ाहिर सी बात है, वो 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, वो भी उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज वो काम कर रहे थे और अब तो ज़ाहिर सी बात है सीनियर हो गए और कमेटी का भी हिस्सा बन गए। तो ये चीज़ भी ज़रूर माइंड में होगी कि ऑलरेडी पहले भी एक मरतबा इस तरह से हो चुका है, तो अब भी अगर कमेटी स्टैंड ले लेती है तो फिर इमरान खान साहब के केसेस चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के सामने नहीं लगा करेंगे। तो अब देखें, इमरान खान साहब ने दरख्वास्त तो दे दी है, इस पर क्या जो रद्द अमल है वो आता है या क्या जो फ़ैसला है वो किया जाता है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।